अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम राय अपनी अपनी और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पनामा केस के वर्डिक्ट के हवाले से। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि सियासी रद्दअमल हमारे सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे रद्दअमल हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, कुछ इम्प्रैक्टिकल साउंड करते हैं, कुछ JIT को फेवर कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। लेकिन जो कुछ और पेशरफ्त हमने ये देखी कि जमात इस्लामी और अवामी मुस्लिम लीग की तरफ से रिव्यू पिटिशंस फाइल करने की बात की गई। ये वो जमातें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बहुत करीब हैं। क्या ये तीनों जमातें मिलकर रिव्यू पिटिशन की तरफ जाएंगी? क्या मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ एक ग्रैंड अलायंस वाकई बन सकता है? ये एक बड़ी रिवायती सी टर्म है जो कभी कभी नजर ज़रूरत के तहत इस्तेमाल की जाती है पर इस पर अमल भी नहीं किया जाता। क्या इस दफ़ा ग्रैंड अलायंस बन पाएगी? ऐसी सूरत हाल में जब सिंध और बलूचिस्तान असम्बली में ऐसी मोशंस पास की गई हैं, ऐसी रेजोल्यूशंस पास की गई हैं कि मॉरली इखलाकी तौर पे वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और जो ग्राउंड जिसकी बेस पे ये बात की जा रही है वो ये है कि 2 सीनियर तरीन जजेस ने कहा है कि उन्हें मॉरली वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। उन्होंने इख्तिलाफी नोट्स दिए, लेकिन अब ये तमाम मामला ना सिर्फ लीगल ग्राउंड्स पे सेटल होने जा रहा है बल्कि इखलाकियात पे भी बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में आपने जितने भी तज्ज़िये देखे, कुछ बहुत कम वक्त में किए गए होंगे, कुछ बहुत जज्बातियात पे बेस होंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम में मेरी कोशिश होगी कि हम हकीकत पसंदाना बात करें, रियलिस्टिक बात करें। क्या हम वाकई अफोर्ड कर सकते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर घर जाए? जब हमने ज़रबेज़ के बाद रद्दुल फसाद ऑपरेशन शुरू किया है, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि एक पार्टी रूल ना करे और कोalition गवर्नमेंट बने अगले इलेक्शंस में? ये तमाम नुकात हैं जिन पे हम बात करेंगे, वो बात जो वाकई हो सकती है, ख्वाहिशात में मबनी नहीं बल्कि रियलिस्टिक बात। इस हवाले से मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया सजाद मीर साहब ने, अब्दुल्ला तारिक सोहेल साहब ने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया, डॉक्टर हुसैन फराज साहब और इरशाद अहमद साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें। डॉक्टर हुसैन साहब, आप मुझे बताइएगा कि इस फैसले के बाद मॉरल प्रेशर तो बहुत ज़्यादा आ रहा है नवाज शरीफ पे, लेकिन वो प्रेशर ले नहीं रहे। यानी वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उनकी तबीयत ऐसी है कि वो प्रेशर तो लेते हैं लेकिन ज़ाहिर नहीं होने देते, उसको बड़ी अच्छी तरह कैमोफ्लाज जो है वो कर लेते हैं। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि तमाम तर उन पर न सिर्फ अखलाकी बल्कि बहुत हद तक कानूनी प्रेशर भी उन पर मौजूद है। और वो कानूनी प्रेशर ये है कि 2 जजेस ने, कि जो 2 सीनियर जजेस हैं और उनमें से एक जो है वो अगले साल 1.5 साल के अंदर वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, उन्होंने बड़ी वाज़े तौर पर कैटेगोरिकली बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने ये बताया है कि जितने भी पैमाने थे सादिक व अमीन होने के, वो उन पैमानों पर पूरा नहीं उतरते। दयानत में जो है वो ख़यानत की, और उसके बाद वहाँ पर कौमी असम्बली में कुछ बयान दिया, हमारे सामने कुछ दिया। और तीसरे जज के बारे में भी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने कहा कि बस तकरीबन वो भी यानी सरहद पर ही थे और तज्जिया सारा उनका आसिफ खोसा साहब से मिलता था, लेकिन आखिरी जो है वो पैराग्राफ में जाकर उन्होंने कुछ ऐसा टर्न लिया। तो इस वजह से वज़ीर आज़म साहब पर पूरी तरह से कानूनी प्रेशर भी है, अखलाकी प्रेशर भी है, और क्योंकि जो है वो अभी एक अगले सजाद मीर साहब, मैं इसी नुक्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जितना मैं इस मामले को समझ पाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दिमाग में, वो ये कि हम बज़ाहिर ये समझ सकते हैं कि लीगल प्रेशर है, लेकिन लीगल प्रेशर कैसे होगा उसको थोड़ा जस्टिफाई कीजिएगा, क्योंकि जिन लॉज की बेस पे आपने इंक्वायर करना है वो लॉज आपके पास उतनी वाज़े सूरत में मौजूद नहीं है। आप किस तरह से लीगली उन्हें प्रेशराइज कर सकते हैं? देखिए, मेरे पास हमारा भाई जो हुसैन फराचा है ना, जो बड़ी ख्वाबों की दुनिया में रहता है, आइडियलिस्ट है, हमारी तरह भी, हम भी नौजवानी में मेरा क्लास फेल हुआ इसलिए मैं ज़रा लिबर्टी ले लेता हूँ। अब मसला ये है कि लीगली तो ये बात वो होती है जो मेजॉरिटी ने की है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कानूनी तौर पर। एक वोट पे हुआ फैसला हुआ, तो एक वोट पे भुट्टो फांसी चढ़ गया था, एक वोट पे चढ़ा था ना। अगर एक वोट उधर हो जाता उसकी फांसी जो थी वो फांसी ख़त्म हो जाती। तो इसको तो बहस ना करें, इसको बहस करनी है तो बुनियादी तौर पर यह बहस करें कि क्या हम अदलिया को इस बात का इख्तियार दे सकते हैं कि एक शख्स के फैसले पर पूरे मुल्क का निज़ाम तलपट हो जाए, यहाँ पूरे मुल्क का निज़ाम वहाँ ना उस तरह ना चले, करप्शन को जवाज़ मिल जाए, उल्टा अगर लिया जाए। बात यह कि ये बहसें तो अपनी जगह हैं, लीगली तो ये फैसला वही है जो मेजॉरिटी ने कर दिया है। मॉरली उस पर क्या असर है, क्या असर नहीं पड़ते, इसमें जो डेमोक्रेटिक सिस्टम, पार्लियामानी सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है और जो मौजूद है जहाँ, उसमें असर पड़ता है कि नहीं पड़ता, ये असल में वार ऑफ नर्व्स है। तीनों पार्टियां या चारों पार्टियां, ये 5 पार्टियां जितनी भी हैं, सारी की सारी जो है ना एक इलेक्शन के अरीना में है। वो कहते इस्तीफा दो,
और आपकी मॉरल ग्राउंड सर इस पे पॉइंट बाय पॉइंट आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो आपने की है। पहले मुझे बताया नहीं, सिंध और बलोचिस्तान में असेंबली में जो हुआ है इसकी क्या पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है? वो तो पीपल्स पार्टी ने किया, इधर पीएमएन ने किया। तो फिर क्या मजीद ग्रैंड अलायंस बनने जा रही, मजीद जमातें ने ज्वाइन करें? ग्रैंड अलायंस जो है, जहां तक मेरी अक्ल काम करती है, ग्रैंड अलायंस बनने के लिए, वैसे तो मैं लाइट मूड में ये बात नहीं कह रहा हूँ, सीरियस भी हो सकती है परज साहब, एक उसमें नवाज़ नसरुल्लाह चाहिए। जी ये बात मैं सोच के नवाज़ नसरुल्लाह अगर नवाज़ नसरुल्लाह के बजाय अगर उसमें इमरान खान हो तो एक तो वो नहीं है, एक तरह छूटने का गम, एक गम उनसे मिलने का जिनकी अनायतों से जी और उदास हो गया। एक तो ये है कि वो मिलाने वाली ताकत नहीं है, दूसरी है कि जो एक ऐसा शख्स जो कि एक सोलो फ्लाइट पर यकीन रखता है, नेगेटिविटी नहीं कह रहा, इरमाद अशरफ खान का बहुत ज़्यादा कायल हूँ, वो भी इसी बात के कायल थे। तो इसी सूरत में किसी अलायंस वो क्या से बर्दाश्त करेंगे कि जरदारी उनके साथ हो? वो मॉरल ग्राउंड पे भी कहेंगे जरदारी मेरे साथ ही चल सकता, वो कहेंगे इस पर फलाम। और अगर यही तमाम एक्टिविटीज़, अब्दुल्ला साहब आपकी तरफ आती हूँ, यही तमाम एक्टिविटीज़ हमें चारों असेंबलीज में देखने आए तो फिर क्या? फिर भी प्रेशर नहीं बढ़ता? वही जो एक महाजर आई है और एक सफ बंदी की शक्ल बन रही है, उसी की ये निशानी है। और ये सजाद मीर साहब ने कहा कि इस वक्त एक नसरुल्लाह खान नहीं है, तो इन्होंने शायद गौर नहीं किया कि जमात इस्लामी इस वक्त नसरुल्लाह खान का किरदार अदा कर रही है। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को करीब लाने के लिए जमात इस्लामी का सामने आना इस बात का इशारा है कि पीछे कुछ कुव्वतें, वही कुव्वतें हरकत में आ गई हैं जो हर जमहूरी निज़ाम को तलपट करने ये भी तो मैटर करता है ना कि किस पार्टी का वजन कितना है, सियासी कद कितना है, वो कितना इम्पैक्टफुल हो रही है। देखिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि वज़न जो होता है ना, वो बाज़ बात नंबर से भी बन जाता है, अवाम की तायद से भी बन जाता है, और एक माहौल बनाने से भी बन जाता है। अब देखिए जमात इस्लामी का अपना वज़न कम होगा, तहरीक इंसाफ का वज़न खासा है, पीपल्स पार्टी, अब जो नए सर्वे आ रहे हैं अभी छपे नहीं है, लेकिन एक इतला ये है कि पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी की रेट में इजाफा हो रहा है और वो तहरीक इंसाफ से आगे आ गई है। ये शायद 2-3 दिन तक छप जाएगा कि तहरीक पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वो तहरीक इंसाफ से खासा आगे निकल गया है। पहले दूसरे नंबर पर थी तहरीक इंसाफ, लेकिन असल लड़ाई तो बैटल ऑफ पंजाब है। पंजाब है, बैटल ऑफ पंजाब है, बैटल ऑफ पंजाब में पीपल्स पार्टी थोड़ी सी मार खा रही है। ये जो एक नई सफबंदी होने बहुत मार खा रही है। मैं जरा बाय पोल्स इलेक्शंस देखें आज, दिल रखने के लिए कह रहा हूं। कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस का रिजल्ट तो आगे देख। सर मैं डॉक्टर इरशाद अहमद आरिफ साहब को भी शामिल करना चाहती हूँ। इरशाद साहब आप बताएं, हम कितनी रियलिस्टिक बात कर रहे हैं, कितना प्रेशर है, कितना लीगल प्रेशर है नवाज शरीफ साहब पे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या पड़ेगा? देखिए बात यह है, मैं इस बात से तो बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि फ़ैसला तो वही है जो 3 जजों का है, और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला वही है। जो भी बात की है खोसा साहब ने या जस्टिस गुलजार साहब ने, वो 2 जजों की राय है, ये सुप्रीम कोर्ट की राय है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट की राय है या सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, उन्होंने क्लीन चिट मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं दी, उनकी साख पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, बल्कि सवालिया निशानात खड़े कर दिए हैं। और ये बात वो है जो उन पर प्रेशर में इजाफ़ा कर रही है। देखिए एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसके ख़ानदान पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सवालात उठा रही है, उनकी साख पर, उनकी दयानत पर, उनकी सिदाकत पर, उनके माली मामलात पर, वो हुकूमत करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी की, मैं ढिटाई का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, खुद एतमादी की ज़रूरत है। देखिए दुनिया के दारुल हुकूमतों में, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में, पाकिस्तान के इदारों में उनके बारे में क्या सोच परवान चढ़ रही है, वो इदारे जो मैटर करते हैं वो क्या सोच रहे होंगे। सर जितने भी सेंसिबल लिखारी हैं, सोचने वाले, वो यही बात कर रहे हैं सर। लेकिन मेरा सवाल ये कि अब इसके आगे क्या, अगर क्लीन चिट नहीं दी तो पूरी तरह फंसे भी नहीं है वो? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ ना, नहीं फंसे तो हैं वो। अगर वो 2 महीने तक मज़ीद गंद उछलता है, 2 महीने तक सवालात उठते हैं, उनके मातहत उनसे आके सवालात करते हैं, फंसे तो हैं। इशू ये है कि ये बात मुल्क के अंदर महाज़ाराई को तक़वियत पहुंचा रही है। सियासतदानों के हाथ में एक फ़ैसला आ गया है। अब ये फ़ैसला, ये कोई पनामा का बात नहीं है कि जो दूर दराज मुल्क में हुई हो, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है, उसकी रोशनी में महाज़ाराई मज़ीद बढ़ेगी। ग्रैंड अलायंस ना भी हो, नहीं मैं अर्ज़ करता हूँ, ग्रैंड अलायंस अगर वजूद में ना भी आए तो ये जमातें अलग अलग जो हैं वो तहरीक की तरफ जाएंगी, एजुटेशन की तरफ जाएंगी, स्ट्रीट पॉलिटिक्स जो है परवान चढ़ेगी। असम्बलियों के अंदर मुमकिन नहीं होगा हुकूमत के लिए पुरअमन तरीके से काम करना। और ये पॉइंट पर सर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है सर, जब ब्रेक के बाद वापस
डिस्कस करिए कि बड़ी वैलिड बातें हैं, बड़ा प्रेशर है, लेकिन वो चैलेंजेस अगर आपने ये प्रूव करना है कि करप्शन हुई है या कोई बदयांती हुई है, तो वो प्रूव करने के लिए आपके पास वो लीगल लेकुनाज मौजूद है, बहुत गैप है, आप उससे लीगली काम नहीं कर सकते। आपके पास फाइनेंशियल सीक्रेसी को पेनिट्रेट करने के लॉज नहीं है। आप किस तरह से दूसरे मुल्क की जुरिस्डिक्शन में घुस के इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तमाम मामला हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेंगे, फिर से बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। इरशाद साहब, आपकी तरफ वापस आ रही हूँ तो अपना जवाब मुकम्मल कीजिएगा और सर इस बारे में भी बताइएगा कि अगर आपके पास फैक्ट्स नहीं है, ट्रीटीज़ नहीं है मुतल्लिका ममालिक के पास, तो आप कानून साजी ज़ीरो से शुरू करेंगे। 2 महीने में तो ये सब मुकम्मल ही नहीं होगा, ना आप लेजिस्लेट कर पाएंगे, ना आप इंक्वायर कर पाएंगे। ये प्रैक्टिकल बात नहीं है अगर आप कानून को समझें। नहीं, देखिए पहले जो था, जब केस चल रहा था तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो था वो सिर्फ शरीफ ख़ानदान पर नहीं था, वो मुद्दई जो थे उन पर भी था, सिराजुल हक साहब पर, शेख रशीद साहब पर, इमरान खान पर और इन तीनों जमातों पर। अब चूँकि बर्डन ऑफ प्रूफ टोटली शरीफ ख़ानदान पर है, मियाँ नवाज शरीफ साहब को, जनाब हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ को ये साबित करना है कि ये जो उनकी मिल्कियत है ये जायज़ मिल्कियत है, उन्होंने जो पैसा ट्रांसफ़र किया है जायज़ तरीक़ों से किया है, उनके गल्फ़ स्टील के और अल अज़ीज़िया स्टील के और बाकी मामला जो हैं वो शफाफ तरीके से वो मामला तय हुए हैं। कतरी ख़त को तो मुस्तरद कर दिया गया है। तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इन पर है, तो इन्होंने ये प्रूव करना है कि जनाब वाला हमारे ये सारे मामला शफाफ थे, इसलिए अब मामला उतना उलझा हुआ नहीं है। ये तो उस वक्त अगर ड्यूरिंग केस, ये तो मामला उस वक्त भी उलझा हुआ नहीं था। ड्यूरिंग देखिए उस वक्त भी ये मामला उलझा हुआ साबित हो गया कि करप्ट है, साबित हो गया बेईमान है। इसलिए इजाज़त दें तो मैं अपनी बात करें। मैं सिर्फ ड्यूरिंग प्रोसीडिंग जो था मामला उलझा हुआ था कि अगर कोई कमीशन बनता या JIT बनती तो उसको जाके वहाँ से सबूत लाने थे। अब उन्होंने इन लोगों से इंक्वायरी करनी है कि आप सबूत हमें ला के दें अपनी जायदाद के, अपने पैसे की ट्रांजैक्शन वगैरह के, मनी ट्रेल के आप सबूत ला के दें कि वो जायज़ तरीके से हुए। अगर वो सबूत नहीं ला पाते तो फिर जो है केस की नोयत बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। और यही जस्टिस एजाज़ अफजल का जो फैसला है, जो मेन फैसला है, जैसे 2 जजों ने इत्तेफाक किया है, उसके आखिर में यही लिखा गया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की नाअहली टल गई, उन्होंने कहा है कि नाअहली का केस मौजूद है। ये आप ज़रा फैसले के आखिरी अल्फाज पढ़िए और ये बेंच फैसला कर सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि नाअहली के नाअहल करार दिए जा सकते हैं, लेकिन नाअहल तक करने तक जो रास्ता है वो आप कानून साजी के बगैर नहीं मुकम्मल कर सकते। इसमें कानून साजी की तो बात ही नहीं। अगर स्पेशल बेंच बनता है, ये रिपोर्ट आ जाती है उनके खिलाफ अगर रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद बेंच फैसला कर देगा। उसके लिए कौन सी कानून साजी? हो गया फैसला, बस हो गया फैसला। अब्दुल्ला साहब, आप भी समझते हैं क्या इतना ही है आसान मक्खन से बाल की तरह? नहीं, इसमें देखिए जो मुझे नज़र आ रहा है ना वो तो ये है कि नवाज शरीफ साहब हमने आपको फंसाना है। उसकी एक दलील मेरे पास ये है कि पहले ये कहते थे कि नवाज शरीफ को जिनकी जायदाद है वो उन्हें साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने जायज़ तरीके से कमाई है, यानी बारे सबूत उन पर है। अब नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि यह जायदाद मेरी नहीं है, तो उनसे कहा जा रहा है कि आप साबित करें कि यह जायदाद मेरी नहीं है। ये तो ऐसे ही है ना जैसे नहीं तारिक साहब माजरत के साथ उन्होंने कब कहा है? उन्होंने तो कहा है हमारी जायदाद है, उनके साहबजादगान ने कहा है कि हमारी उनके साहबजादों की कही है ना। तो अब सारा केस इस पर चल रहा है कि ये उनके साहबजादों की नहीं है, ये इसके मालिक नवाज शरीफ साहब है। नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ ये है कि ये मेरी नहीं है, ये मेरे बच्चों की है। उनसे कहा जा रहा है कि आप साबित करें कि ये आपकी नहीं है। तो सर गुफ्तगू तो उसी पॉइंट पे आ जाती है कि आप मनी ट्रेल नहीं एस्टैब्लिश कर लिखा है उसमें डेली टाइम्स में उन्होंने यही सवाल उठाया है कि ये फ्लैट मियां शरीफ ने खरीदे और बच्चों के नाम मुंतकिल कर दिए। नवाज शरीफ बीच में कहाँ से आ गए? ठीक है, कल का तजिया पढ़िए, उसमें बड़ी सर इसको थोड़ी देर के लिए हम रोक देते हैं क्योंकि कुछ इन्वेस्टिगेशन का भी वेट करना है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, आप समझते हैं कि हमारा वो तमाम टेक्निकल होमवर्क मौजूद है
ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ये प्रूव करने के लिए, एंड वी हैव दैट इंटरनेशनल नेशनल जुरिसडिक्शन टू गेट इनटू द मैटर, टू पेनिट्रेट इनटू देम। देखिए बात यह है कि मैंने तो पहले सवाल उठाया कि क्या एक आदमी का फैसला जो है, चाहे जज हो वो और सुप्रीम कोर्ट का हो, पाकिस्तान का नहीं अमेरिका का हो, पूरी कौम का मुकद्दर बदल दे। सवाल तो इतने उठ सकते हैं, सवाल तो ये उठ सकते हैं कि 2 जज जिन पर अदलिया ने, जिनसे डिफर किया 3 जजों ने, 2 जज इस्तीफा दे दें। हमारा तो देखा अब ये है कि जी अब जो सूरत है, पहले इमरान खान कहा करता था कि ये तो साबित हो चुका है कि ये करप्ट आदमी है, बस सजा दे दें इसको, अब बस ये इस्तीफा दे दें। अब एक मिनट जी पहले ये किस्सा, अब हमारा किस्सा बन गया है कि अब तो बारे सबूत चूंकि इनके पास है और इनके पास सबूत नहीं आना। देखिए ये मसला नहीं है, हमारे बहुत से अदारे आपस में कशमकश में भी हैं, हमारा सिस्टम आपस में तसादम भी है, और एक नहीं है, कई इदारे कशमकश में नजर आ रहे हैं मुझे। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये मुल्क के साथ बहुत बड़ा खेल हो रहा है, ठीक है, और खेल जो मेरे मुल्क के साथ हो रहा है, किसी और मुल्क का हो ना हो, उनके और बहुत से स्टेक्स हैं। 71 का दौर वापस लाने की कोशिश, अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई है इस मुल्क में। इसमें कोई सूरत हाल नहीं है, हमें इस पूरे साल में इसी टेंस सूरत हाल के साथ आगे जाना है जब तक के आइंदा इलेक्शन नहीं हो जाते। कौन करप्ट है, कौन करप्ट, यानी कि आपके मुताबिक ये केस यहीं करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है डॉक्टर हुसैन साहब, मैं आप पे वापस पॉइंट शामिल कर लेंगे कि आर्टिकल 62 को इंश्योर करवाया गया है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया जाए, ये जस्टिस खोसा के शॉर्ट ऑर्डर में है, ये भी स्टैब्लिश हो जाएगा GIT के बाद। एक ब्रेक लेंगे, फिर बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। डॉक्टर हुसैन साहब, जस्टिस खोसा ने अपने शॉर्ट ऑर्डर में लिखा कि आर्टिकल 62 इंश्योर्स क्लीन लीडरशिप एट द टॉप एंड द इफेक्ट ट्रिकल्स डाउन। अब ये उन्होंने ये इसको क्राइटेरिया बनाया है अपने शॉर्ट ऑर्डर में भी कि ये मीट करेंगे नवाज शरीफ साहब तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो सकती है। जी बिल्कुल। ये पहले तो ज़रा मुझे अपने मेहरबान दोस्त सज्जाद मीर साहब से ज़रा इख्तलाफ करने दें। ये एक कोई ऐसा यानी जो है वो अंदर ही अंदर चलता है सिलसिला कि हमारे बड़े बड़े सीनियर कालम निगार, तजियाकार, वो ये कहते हैं कि भाई ये इसके पीछे फ़लाँ साजिश छुपी होगी, इसके पीछे फ़लाँ जो है वो ये कि कोई नहीं कहा। नहीं, सुन लीजिए अब इजाज़त दीजिए कि ये आपने उनकी दुखती रग पे हाथ रख दिया कि ये बात, सीधी बात ये है, मैं तो ये सवाल करना चाहता हूँ, अगर इस सवाल की इजाज़त हो कि अदलिया से ये बात पूछी जाए, और मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि अदलिया के बारे में बात करना पुलसरात से गुजरने के मुतरादिफ है, लेकिन इसके बावजूद ये बड़ा अहम सवाल है कि कोई आम आदमी ये नहीं कह रहा, अदलिया के 2 सीनियर जज कह रहे हैं कि ये शख्स जो है सादिक नहीं, अमीन नहीं, 62 पर जो आपने बात की है उस पर पूरा नहीं उतरता। वज़ीर आज़म बनना तो दूर की बात है, ये कौमी असम्बली का मेंबर नहीं बन सकता। उसके बाद मैं ये पूछता हूँ कि क्या वो शख्स एक दिन के लिए भी वज़ीर आज़म रह सकता है? और मैं ये सोच रहा हूँ कि जो है वो ये जो रिव्यू पिटीशन है, जिन लोगों ने इसमें तय किया है, जमात इस्लामी और ये कि किसी हद तक अवामी मुस्लिम लीग, वो रिव्यू पिटीशन का बुनियादी नुक्ता ये है कि जनाबे वाला आप खुद फरमा रहे हैं, इकट्ठे हो पाएंगे रिव्यू पिटीशन पे? नहीं, उसमें देखिए बतूल, इकट्ठे होने की ज़रूरत नहीं है। अलग, पहले भी तो अलग अलग ही थे, लेकिन ये कि आगे जाकर सारे जो है वो धारे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में यकजा हो जाते हैं, क्योंकि यकजुबां है फ़कीहान शहर मेरे खिलाफ, तो वो तो समुद्र होता है, धारे इकट्ठे होते हैं और समुद्र का पानी खारी होता है। तो वो ये कि इस तरह से ये सवाल पूछने वाली बात है कि क्या एक दिन के लिए भी एक गैर सादिक, गैर अमीन, और ये कैसे जो है वो वज़ीर आज़म रह सकता है? ठीक है, इरशाद साहब आपकी तरफ आती हूँ। मुझे बताइएगा कि क्या इस फैसले के बाद मज़ीद 2 माह का सियासी जमातें वेट करेंगी, थोड़ा कूल डाउन हो जाएंगी, देखेंगी कि GIT के सामने क्या आता है, फिर इन द मीनवाइल बजट भी आ रहा है, रमज़ान भी आ रहा है। आप समझते हैं कि वो जज्बा जो सियासी जमातों का मोमेंटम, हाँ, और क्या वो मोमेंटम बरकरार रख पाएंगे अगले 2 माह में? देखिए,
ये तो हुकूमत की ख्वाहिश भी थी, कोशिश भी थी और ख़्याल भी था कि ये 1.5-2 महीने का मामला है, ये ख़त्म हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने तो असम्बली में खड़े होकर कह दिया था, मियाँ साहब फ़िक्र ना करें, ये 1-1.5 माह में सब कुछ ख़त्म। 1 साल तक अगर वो मोमेंटम ख़त्म नहीं हुआ, अगर 1 साल तक वो केस जो है गले का फंदा बना रहा है, तो अगले 2 माह में भी ख़त्म होने वाला नहीं है। इसकी तो आप फ़िक्र ना करें। बुनियादी चीज़ ये तय करने की है कि क्या कोई शख्स जब बरसे इक़्तिदार आ जाए या उसको वोट मिल जाए अवाम के, तो उसको कत्ल करने का, मुल्क लूटने का, बददियानती करने का, झूठ बोलने का हक़ हासिल हो जाता है, दायमी हक़ हासिल होता है, और उसको कोई जज, कोई अदालत, कोई इदारा जो है वो चैलेंज नहीं कर सकता। ये बुनियादी चीज़ है। दूसरी बात यह है कि देखिए उसूली तौर पर 2 महीने के दौरान मुझे कुछ बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं है कि ये JIT को बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे सकती है, क्योंकि जो फ़ैसला जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के नहीं कर सके, ये JIT के लोग भी शायद ना कर पाएँ। मुझे इस बारे में शक है। और ख़ास तौर पर अगर इनको कतर जाना पड़ा तो ख़ातिर मदारात मेहमानों की, हमारा मुस्लिम और अरब कल्चर है, ख़ातिर मदारात बहुत होगी, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आसानियाँ पैदा कर देती हैं। लेकिन अब हुकूमत अपनी जगह पर मुतमईन हो, लेकिन एक सियासी महादाराई बढ़ गई है, बढ़ती चली जाएगी, जो CPAC के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन इरशाद साहब एक सवाल मुझे ऐड करने दें, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर नवाज शरीफ? जी, नवाज शरीफ के पास इंडिविजुअली क्या, इनफरादी तौर पे क्या ऑप्शंस हैं उनके पास? नवाज शरीफ साहब के लिए तो यही ऑप्शन मौजूद है कि जी वो डट के बैठे रहें कि जनाब कुछ नहीं हुआ, अदालत ने कोई वाज़ेह फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ नहीं दिया है, इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ। लेकिन इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर उनकी साख को जो दाग लगा है, साख पर जो सवालिया निशानात हुए हैं, वो मैं नहीं समझता कि इस सिस्टम को अगर बरकरार रखना है तो मियां नवाज शरीफ साहब का बरकरार रखना ज़रूरी है। सजाद मीर साहब, आपको नहीं लगता ये भी बड़ी ओवररेटेड टर्म हो गई है? सियासी साख मजरू हो गई है, मोरालिटी डाउन हो गई है, मॉरल्स एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि जमातें कायम हैं, उन सीटों पे कायम है, वोट ले रही हैं। ये तो एक बड़ी इलॉजिकल से डिबेट बन गई हमारे। तैयब अर्दवान का क्या बना था? कितने इल्ज़ाम थे, कितनी बड़ी बगावत थी, कितनी बड़ी अनरेस्ट थी, और लोग मगरब में और सारी दुनिया में एक शोर पड़ गया था कि नया प्यूटन पैदा हो गया है। उसने रेफरेंडम जीता सिर्फ 52%। एक मिनट है, 51 यानी देखिए अतातुर्क ने 1 वोट से जीता था। देखा ना, यहां तो आप डेमोक्रेसी की बात ना करें। अतातुर्क 109 के मुकाबले 110 वोट जीता था, जो फादर ऑफ द नेशन आज तक। तो ये तो कोई पैटर्न नहीं। मैं कहता हूं कि या तो आप एक डेमोक्रेटिक पैटर्न जो सेट है उसको चलाएं, या आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिसको अक्सरियत समझें, जिसको मुनासिब समझें, जिसको करना चाहें वो करें। वो अनारकी होती है। सब एक जुमला मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, बड़ी मोतबर अखबार के एडिटोरियल का एक जुमला है। उन्होंने कहा है कि ऑल दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ वेरी रियल प्रॉब्लम एट द इंटरसेक्शन ऑफ लॉ एंड पॉलिटिक्स, कि लॉ एंड पॉलिटिक्स के दरमियान। ठीक बात है, ठीक है। देखिए बातें सारी जो हम कर रहे हैं इन प्रिंसिपल सब सही है। अखलाक की अपनी चीज़ है, इस बात में कोई शक नहीं है कि मॉरली बहुत धचका उनको लगेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन इस पर और बहुत सी बातें जो हो सकती हैं, इस बात में कोई शक नहीं कि उन पर एतराज़ करने वाले जो बहुत सारे लड़के हैं, खास से पीपल्स पार्टी, उन पर इनसे कहीं बड़े एतराज़ात और इल्ज़ामात हैं, और वो किस मुँह के साथ इसकी मुखालफत करते हुए मैदान में निकले। लेकिन उनका लीडर एक पॉलिटिकल जीनियस भी तो कहलाता है। वो ये मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता, मेरे उनसे कुछ ज़ाती ताल्लुकात भी हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ठीक है सर, मुझे अब्दुल्ला साहब को मौका दे दें। सर आपके मुताबिक क्या है नवाज शरीफ के पास ऑप्शन? देखिए अखलाकी दबाव वाली तो बात मैं मानता ही नहीं हूँ, इसलिए कि एक आदमी कहता है कि नहीं अहमियत नहीं, दुनिया में कोई इशू है ना, वो ये है कि एक आदमी कहता है कि मैंने अखलाकी तौर पर कोई गलत काम नहीं किया, तो उस पर अखलाकी प्रेशर तो पड़ नहीं सकता। नवाज शरीफ को सियासी दबाव का सामना है, और वो उसका मुकाबला कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात वो यही जो आपने की सियासी साख को धचका पहुँचना और उनकी शख्सियत पर दाग लग जाना, ये ठीक है ना। ये दाग पब्लिक के प्लेटफार्म पर जब आते हैं तो वो बेमाने हैं। 1 साल से पनामा केस चल रहा है, और पाकिस्तान दाग तो अच्छे होते हैं। हाँ, दाग तो अच्छे होते हैं। 1 साल से पनामा केस चल रहा है, और मीडिया पर जितनी गालियां नवाज शरीफ को दी गई हैं, मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री में सारे सियासतदानों को मिलाकर भी नहीं दी। लेकिन सर मेरा पॉइंट ये, फर्क क्या पड़ा आपको? इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा नवाज शरीफ को। नहीं, एक सेकंड अगर मुझे फिक्र मुकम्मल कर रहे थे कि 1 साल से पनामा केस चल रहा है,
और तल्लागंग के ज़िमनी इलेक्शन में ये पनामा केस भी इमरान खान के साथ था और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने पहला इलेक्शन जीता था 8,000 वोट की लीड से, अब जीता है 23,000 वोट की लीड से। तो ये अवामी साख का फैसला तो इसने कर ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है यहाँ पे नाज़रीन। जब वापस आएंगे तो बात करेंगे क्या अवाम मुतहरिक हो सकती है, मोबिलाइज हो सकेगी, क्या अवाम में जज्बा पैदा हो कि नहीं इस एलिजिडली करप्ट इंसान को अब रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट बार का ये मुतालबा है कि वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, वरना 2007 से भी बड़ी तहरीक चलेगी। कैसा मुमकिन है, ऐसे बात करेंगे इस ब्रेक में। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। डॉक्टर हुसैन साहब, मैं चाहती हूँ कि आप इस पर कमेंट करें, फिर हम अपने अगले मौजू की तरफ बढ़ेंगे। अवाम मोबिलाइज हो सकेगी, क्योंकि सियासी जमातों को तो अपना ही इज्तिमाई तौर पे होमवर्क नहीं है, वो अवाम को कैसे मोबिलाइज करेंगे, डिफ्यूज़ हो जाएगा। ये बात जो है बिलअमूम समझी जाती है कि नवाज़ शरीफ साहब का वोट बैंक भी इंटैक्ट है, नवाज़ शरीफ साहब का जो उनके सपोर्टर्स भी इंटैक्ट हैं, वो चाहे 15-15 घंटे 16-16 घंटे की लोड शेडिंग करें तब भी लोग उनके साथ हैं, और ये कि उसके बाद महंगाई को सातवें आसमान पर पहुंचा दें तो उनके साथ हैं, सादिक व अमीन न रहें तो भी लोग उनके साथ हैं। ऐसी बात नहीं है। उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि एक दरिया के बाद उन्हें दूसरे दरिया का सामना है, और वो आग का दरिया है। वो हमारे दोस्त हैं खालिद इकबाल यासिर, खालिद इकबाल यासिर साहब का शेर है कि कहाँ का रिश्ता है जहाँ कैसी दोस्ती प्यारे, मुबालगा भी करें तो निभाने तक है। अब अवाम का ये जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के वोटर्स का उनसे रिश्ता निभाने की हद तक है, और वो ये है कि जिसने वोट दिया ना वो नून लीग के साथ कमिटमेंट की, लेकिन अब उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि अंदर ही अंदर बहुत बड़ी मायूसी पैदा हो रही है, और ये कि हमारे जो है वो हमारे भाई जो हैं इंटेलेक्चुअल्स, इनको भी समझना चाहिए कि अगर हमारे निज़ाम अदल सर, लेकिन अवाम से भी पहले रिश्ता निभाने से ज़्यादा उन्हें वो जो टैक्स फ्री अकाउंट्स खुलवाए हुए हैं वो टैक्स देंगे, तो फिर कानून से ज़्यादा पहले रिश्ता निभेगा, फिर अवाम से भी निभेगा। अब अगले मौजूद पर बढ़ते हैं। सजाद मीर साहब, सजाद मीर साहब, राहिल शरीफ ने इस्लामिक मिलिट्री अलायंस टू फाइट टेररिज्म IMAFT की कमान संभाल ली है और रियाद चले गए हैं। उनको NOC डेफिनेटली जारी किया तो वो गए, लेकिन वो सवालात जो कि पहले ही कहा जा रहा था कि इन पे बात ना करें, अभी टू अर्ली, अभी वही हुआ है ना, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया। इनफैक्ट जिस वक्त वो जा रहे थे उस वक्त ये कहा गया कि NOC जारी किया जा चुका है। ये कैसी खबर है आवाम के लिए? इट्स अ गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़? वास्तव में ये खबर जो है ना, हम इसको बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। जब मौका आया था कि हमें ईरान और सऊदी अरब के साथ दोस्ती करना है, तो हमने कई ऐसे इश्यूज उठा दिए थे जो नहीं उठाने जाने चाहिए थे। हम दावा तो यही किया कि हम दोस्ती करा रहे हैं, लेकिन जब ईरानी सदर पाकिस्तान आए तो उन्हें यह कह के जाना पड़ा कि जब भी बात आगे बढ़ती है तो कोई ना कोई बात हो जाती है। अब मैं इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता कि वो फ़िक्रा राहील शरीफ से मंसूब किया गया था कि उन्होंने यादेव गुलभूषण के बारे में उनसे बात की, लेकिन ये अब देखिए बड़ा सेंसिटिव मसला है। टाइमिंग बताने के बाद ये बड़ा सेंसिटिव मसला है, और हम कोशिश इसमें कर रहे हैं कि अगर 41 मुल्क मिलकर एक फौज बनाना चाहते हैं तो क्या हम कहेंगे तुम 41 को नहीं मानते? Which is called as Islamic without 3 main Islamic countries. नहीं, वो 3 मेन छोड़ते हैं। अगर 41 एक तरफ है और 3 एक तरफ, मिसाल के तौर पर ऐसे होगा नहीं। अगर ये है तो फिर हम क्या करेंगे? 41 के साथ जाएंगे, 3 के साथ जाएंगे? सोच, लेकिन हम जिसके साथ भी जाएंगे वो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तो अभी तय नहीं हुई ना, अभी तो वो डिफेंस मिनिस्टर्स की मेंबर्स की मीटिंग होनी है। अभी तो आपकी फौज वो बनी नहीं है। उस फौज, आपका ब्रिगेड मौजूद है, आपका डिव मौजूद रहा है सऊदी अरब के साथ आपके डिफेंस के मामला बहुत पुराने हैं, आज के नहीं है। देखिए अब इस पूरे मामले में आपका एक दोस्त तुर्की भी शामिल है, यानी आपके जो बहुत से मैटर तय करते हैं ईरान के साथ भी और दूसरे मुल्कों के साथ भी, उसमें तुर्की भी शामिल होता है। तो ये जो नया एक सिचुएशन पैदा हो रही है
उसमें ये खारजा पॉलिसी का मसला है जो बहुत एहतियात के साथ, सोच के साथ आपको बड़े इसमें एक नुक्ता ऐड करते हुए डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती हूँ कि ISPR ने कहा है कि अगर हम मजीद फौजी भेजेंगे, जो कि अभी तक रिपोर्टेडली 5000 हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से बाहर काम नहीं करेंगे, उनकी सर्विसेज अंदर ही होंगी। ये देखिए, ये वाकई जैसे मीर साहब ने कहा ना कि उनसे हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, और एक बार नहीं कई बार 1979 का जो एक बहुत बड़ा सानिया था कि जिसमें 15 रोज़ तक जो है वो हरम शरीफ पर कब्ज़ा कर लिया गया था, और फिर बाद में उसको कब्ज़ा छुड़ाने में पाकिस्तानी कमांडोज़ का एक तारीख़ी किरदार जो उन्होंने अदा किया। उसके अलावा भी तो इतने करीबी ताल्लुकात हैं, इतने जज्बाती ताल्लुकात हैं, इतने ईमानी ताल्लुकात हैं कि सऊदी अरब का नाम आते ही किसी तरह की आप जो ये समझते हैं ना कि कोई किसी सेनेट में या कौमी असम्बली में या किसी अवामी फोरम पर कोई उसकी मुखालफत होगी, तो वो मुखालफत बिल्कुल नहीं होगी। और इस वक्त जो आलम इस्लाम की सूरत हाल है, जो कि ख़ुद एक उनका ही एक अरब शायर, वो क्या उस सूरत हाल को एक ऐसा शख्स स्टेबलाइज कर सकता है जो खुद एक मुश्किल में फंसे हुए मुल्क की आर्मी को लीड कर चुका हो? नहीं, वो जो है वो देखें, वो तो उसमें ये है कि 41 मुल्क या 40 मुल्क इकट्ठे होते हैं, तो उसका ये देखें कि पाकिस्तान को साइकोलॉजिकल कितना बड़ा बेनिफिट है कि लेकिन आप उसका बेनिफिट ये ज्यूम करें। ठीक है, मैं इरशाद साहब की तरफ जाती हूँ। इरशाद साहब, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाह रही हूँ कि रिपोर्टेडली ये कहा गया कि राहिल शरीफ साहब ने जिस तरह से मीडिएट किया था इस मिलिट्री कमान को संभालने से पहले, उन्होंने ये कहा शायद कि ईरान को भी इस इत्तेहाद में शामिल किया जाए, मैं किसी की मातहत काम नहीं करूँगा, मुझे इस्लामी ममालिक के दरमियान तनाज़ात की सूरत में सालिसी का इख्तियार हासिल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट नुकात हैं। आप समझते हैं कि इस पर बात हुई होगी वाकई, और ये तमाम मामला तय पाए होंगे तो ही जाके उन्होंने कमान संभाली, या इसके बगैर ही? देखिए, मेरा अपना ख्याल है, खुशगुमानी है कि ऐसा ज़रूर हुआ होगा, 2-3 वजूहात से। एक तो पाकिस्तान का आइन हमारी फ़ौज को, हमारी हुकूमत को, हमारे इदारों को पाबंद करता है कि जब 2 मुस्लिम ममालिक के दरमियान कोई तनाज़ा होगा तो हम गैर जानिबदार होंगे, हम किसी फरीक नहीं बनेंगे, हमारा आइन हमें पाबंद करता है। दूसरा ये है कि माजी का तजर्बा ये है कि पाकिस्तान मुसलमान ममालिक के अरबों और ईरान के तनाज़े में कभी भी फ़रीक नहीं बना, उसने गैर जानिबदारी बरकरार रखते हुए सुलह सफ़ाई की सालसी की कोशिश की है। और तीसरी ये है कि ये इस वक्त पाकिस्तान जिन मुश्किलात का शिकार है, हम अफोर्ड ही नहीं करते कि किसी तनाज़े का हिस्सा बने, हम हल का हिस्सा बन सकते हैं और हमें हल का हिस्सा बनना चाहिए। गालिब ने कहा था काम वो अच्छा है जिसका माल अच्छा है। अगर तो राहिल शरीफ साहब वाकई इस फ़ौज को इस्लामी ममालिक की फ़ौज बना सकते हैं और इस फ़ौज को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, जिसका निशाना ईरान भी है, इराक़ भी है, शाम भी है, सऊदी अरब भी है, पाकिस्तान भी है, उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान के कमेंट मैं चाहती हूँ कि आप एक और सवाल अगर पाकिस्तान के दरमियान ये अगर ये हल का हिस्सा बनते हैं तो मेरा ख्याल है खुश आइंद है। ठीक है इरशाद साहब, अभी तक जो रिपोर्ट किया गया है कि मे बी ये ग्रुप या ये अफवाज किस तरह से आपस में काम करेंगी, अभी तक ये भी कहा गया है कि ना सिर्फ ये अलकायदा या IS के खिलाफ, बल्कि अगर कुछ मेंबर कंट्रीज़ को एक दूसरे की अफवाज की ज़रूरत हुई तो भी भेजी जाएगी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, ये क्वेश्चनेबल है कि क्या वो 2 मुस्लिम ममालिक भी हो सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि जब तक प्रैक्टिकली अफवाज काम करना शुरू करेंगी या ऑपरेट करना शुरू करेंगी तो ये तमाम सवालात के जवाब हमें ओपनली मिल चुके होंगे? देखिए, अगर तो ये फ़ौज इस्तेमाल हुई किसी मुस्लिम रियासत के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर उन रियासतों के ख़िलाफ़ जो हमारी हमसा रियासतें हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा तबाहकुन फ़ैसला होगा। लेकिन मुझे यकीन है कि जनरल राहिल शरीफ ना सह चाहेंगे, ना हुकूमत पाकिस्तान चाहेगी। पाकिस्तानी फ़ौज का किरदार हमेशा मुसालहत का रहा है, सालसी का रहा है। कभी वो दुनिया के तनाज़ात में इस तरह से फरीक नहीं बनी, खास और मुस्लिम ममालिक के दरमियान तनाज़ात में। तो मैं समझता हूँ कि अब भी खुशगुमानी बरकरार रहनी चाहिए। और इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जब हमने देखा 2015 में जब यमन में फ़ौज भेजने का मुतालबा किया गया तो किस तरह पाकिस्तान की अफवाज और पार्लियामान ने मिल के ये फैसला किया कि हमें इस तनाज़े में नहीं पड़ना, जो कि एक बहुत बेहतर अप्रोच थी। और उस वक्त ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद हमें भेजनी पड़े क्योंकि हम सऊदी अरब को नाराज़ नहीं कर सकते। पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप समझते हैं कि वाकई राहिल शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दरमियान भी कॉन्वर्सेशन हुई होगी कि हमने पहले सऊदी अरब को नाराज़ किया है, अब नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप ये ऑफर एक्सेप्ट कर लें? अरे ये इसमें दरमियानी रास्ता ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज या इस्लामी फ़ौज यमन में तो नहीं लड़ेगी। ये फ़ौज पाकिस्तान भेज रहा है, ये सऊदी अरब के अंदर सिक्योरिटी करेगी। अच्छा, लेकिन एक मैं ज़रूरी तस्हीह कराना चाहता हूँ कि ये 40 मुकाबला 3 नहीं है। एक तरफ 40 मुल्क हैं, दूसरी तरफ 2 है, ईरान और इराक़। और दूसरी बात यह है कि
हमारे यहाँ तो इम्प्रेशन ऐसा क्या, नहीं है, लेकिन हमारे क्या सीरिया उसका हिस्सा है? नहीं, सीरिया जो है ना उसकी मेंबरशिप मुअत्तल है क्योंकि वहाँ सिविल वार है। तो यहाँ कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे ये सुन्नी और शिया का चक्कर है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसलिए कि दुनिया में तीसरा शिया मुल्क आज़रबाईजान है, 70% मेजॉरिटी उसकी शिया है और वो इस इस्लामी फ़ौज का मेंबर है। जब एक शिया मुल्क इस्लामी फ़ौज का मेंबर हो तो ये सुन्नी फ़ौज कैसे हो सकती है? हाँ, ईरान का एक झगड़ा है और वो रहील शरीफ भी कह चुके हैं और पाकिस्तान भी कह चुका है कि हम ईरान को शामिल करेंगे, इसलिए कि ईरान के ख़िलाफ़ कोई जंग नहीं होने जा रही। ये सऊदी अरब के डिफेंस का मसला है और ये फ़ौज जाएगी वो सऊदी अरब के अंदर रहेगी। सऊदी अरब की अपनी फ़ौज और वो फ़ौज जो गल्फ़ ने बनाई है वो यमन में लड़ेगी, लेकिन इस्लामी फ़ौज जो है वो ये सऊदी अरब के अंदर रहकर उसका डिफेंस करेगी। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। अगर वो गाइडलाइंस जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि ज़रबे अज़ब एक कामयाब ऑपरेशन है, अगर गाइडलाइंस मुस्लिम ममालिक में फैल सके तो यकीनन वो एक बेहतर फैसला हो सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होगा कि होगा किस तरह से, कितने पुरअमन तरीके से तमाम कार्रवाइयाँ की जाएंगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।